गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। देखिए, एक बार मैं आपको प्रीवियस क्लास का टॉपिक रिकॉल करवाता हूं और उसके बाद आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स स्टार्ट करेंगे। एज यू रिमेंबर कि इस समय हमारा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर चल रहा है एंड विद इन दिस चैप्टर वी आर सपोज्ड टू स्टडी 4 फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमें एल्केन्स पढ़ना है जो हमारा करंटली चल रहा है। इसके बाद हम एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन भी पढ़ेंगे। एल्केन्स में मैं आपको प्रिपरेशंस ऑलरेडी करवा चुका था। इन प्रीवियस क्लास वी इवन कंप्लीटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने पहले तो आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बताया था। आई होप आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि वैन डर वाल्स फोर्सेस सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेटिव होती हैं। दे आर वेरी वीक फोर्सेस बट दे इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, एल्केन्स जो होते हैं वो टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑपरेटिव होती हैं। लेकिन वो वैन डर वाल्स फोर्सेस दे कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन चेन लेंथ, क्योंकि चेन लेंथ के साथ सरफेस एरिया बढ़ता है। सो ऑन दैट बेसिस हमने फिजिकल स्टेट सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। फिजिकल स्टेट में मैंने आपको बताया था कि द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द एल्केन फैमिली फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन, C1 टू C4 वो गैसेस होती हैं, C5 टू C17 आर लिक्विड्स एंड C18 ऑनवर्ड्स आर सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड्स। फिर हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस करी थी। सॉल्युबिलिटी में लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक simply states that the polar solutes are soluble in polar solvent while the non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. अब याद रखिए, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर में O और H के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है एंड क्योंकि वाटर खुद पोलर है तो दूसरे पोलर सॉल्यूट्स तो बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं एंड बीइंग नॉन पोलर एल्केन्स रिमेन इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमने पढ़ा था एल्केन्स जो हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ रहे हैं, इस टाइप के alkanes they are totally insoluble in water but they would be soluble in non-polar organic solvents like benzene, CCl4 etc. ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ये देख के कभी भी डिसाइड मत करा करिए कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल, क्योंकि ड्यूरिंग मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग वी आर नेवर सपोज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। हमें बॉन्ड्स कभी भी ब्रेक नहीं करने होते, हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर करना होता है, एटम को एटम से दूर नहीं करना होता। ठीक है, सो अगर आप इथाइन को बॉइल कर रहे हैं तो एक इथाइन के मॉलिक्यूल को दूसरे इथाइन के मॉलिक्यूल से दूर करेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नहीं ब्रेक करेंगे। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। इसका मतलब अगर हमें मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से दूर करना है तो वी नीड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी है। और एल्केन्स में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसका मतलब एल्केन्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जनरली लो होंगे, लेकिन दे विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन चेन। अब जैसे मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, जैसे जैसे चेन लेंथ में आगे बढ़ रहे हैं तो चेन लेंथ बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है एंड विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और जब वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट आगे जाने पे बढ़ता जाता है। तो मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन भी बताई थी कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फॉर एवरी न्यू कार्बन एडेड इन द चेन लेंथ देयर इज एन अप्रोक्सीमेट राइज ऑफ अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में 20 to 25 डिग्री का राइज आएगा जब भी आप पिछले मेंबर से अगले मेंबर पे जाओ। क्यों राइज आएगा? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा चेन लेंथ के साथ, और सरफेस एरिया बढ़ने के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे। और हमने एक कांसेप्ट ये भी डिस्कस करा था कि एज कम्पेयर टू अ स्ट्रेट चेन, अगर हम एक ब्रांचिंग कर दें, कॉर्नर पे से कार्बन हटा के बीच में ब्रांचिंग में लगा दें, तो विद ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल बिकम्स कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्टनेस से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम 5 कार्बन वाली एक स्ट्रेट चेन और 5 कार्बन वाली एक ब्रांच चेन को कंपेयर करें तो ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, स्ट्रेट का ज्यादा होगा। फिर मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट करवाया था। मेल्टिंग पॉइंट भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि मेल्टिंग में भी हमें बॉन्ड नहीं तोड़ने, मेल्टिंग में हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आप मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर रहे हो, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर तो डिपेंड करेगा ही बॉइलिंग पॉइंट की तरह। बट इन एडिशन टू दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिकल पैकिंग ऑफ द कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप पेंटेन को बॉयल कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो आपको ये देखना होगा पेंटेन 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 के वेरियस मॉलिक्यूल्स कितना सिमेट्रिकली पैक्ड हैं पूरी क्रिस्टल के अंदर, पूरे एंटायर क्रिस्टल लेटेस के अंदर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सिमेट्री का क्या मतलब है वो मैंने आपको समझाया था। सिमेट्री से पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो एल्केन्स होते हैं उन्हें लिख देते हैं स्ट्रेट एज अ लीनियर मॉलिक्यूल लिख देते हैं, बट प्रैक्टिकली द एल्केन्स आर नॉट लीनियर, दे एग्जिस्ट इन अ zigzag मैनर, zigzag मैनर में एग्जिस्ट करते हैं। अब जब मैंने zigzag चेन्स बनाई थी तो आपको याद है हमने ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन को सिमेट्रिकल माना था या इवन नंबर वालों को? सब लोग बताइए। इवन वाले को। इवन वाले। और सिमेट्रिकल इन द सेंस कि इसलिए हम इसे सिमेट्रिकल नहीं बोल रहे कि हम इसे, अगर ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो हम इसे 3-3 कार्बन के फ्रैगमेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, या इसलिए भी सिमेट्रिकल नहीं बोल रहे कि हम इसे बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिमेट्री का मतलब है कि अगर हमें ऐसे बहुत सारे हेक्सेन दे दिए जाएं और हम उन्हें एक के आगे एक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू कनेक्ट करें तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो हो। मैंने आपको बताया था कि इसका एक एंड नीचे और दूसरा एंड ऊपर आ रहा है, इसके बराबर में जो एक और मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसा ही होगा, उसका भी एक एंड नीचे दूसरा एंड ऊपर होगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल वो भी एक नीचे से शुरू होगा ऊपर खत्म हो जाएगा, और ये आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू यहां से अटैच हो जाएंगे। तो इस पूरी पैकिंग में आप देखेंगे यूनिफॉर्म पैटर्न चलता जाएगा zigzag मैनर, ठीक है। जबकि अगर आप ऑड वालों में देखोगे तो बीच बीच में एक स्ट्रेट पैटर्न आएगा। तो ऑड वाले एल्केन ज्यादा सिमेट्रिकली पैक नहीं हो सकते, इवन कार्बन एटम वाले एल्केन ज्यादा सिमेट्रिकली पैक्ड होते हैं, बट एट द सेम टाइम मेल्टिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे तो डिपेंड करता ही है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेन लेंथ के साथ बढ़ती हैं। तो ये तो फैक्ट है कि हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, लेकिन कितना हाई शो करेगा ये डिपेंड करता है कि आप ऑड से इवन में मूव कर रहे हो या इवन से ऑड में मूव कर रहे हो। ये आपको याद होगा मैंने ग्राफिकली समझाया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम एन ऑड एल्केन टू द नेक्स्ट इवन एल्केन देन देयर इज अ स्टीप राइज, हाई राइज इन द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब आप ऑड से इवन पे जाते हैं तो सरफेस एरिया तो बढ़ता ही है लेकिन सिमेट्री भी बढ़ती है, लेकिन जब आप इवन से अगले ऑड पे जाते हैं तो सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ता है, सिमेट्री नहीं बढ़ती, इसलिए कम राइज आता है। तो बताइए आपको ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर थी या कोई डाउट है फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स में बहुत ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको, एल्कीन और एल्काइन में तो बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एल्केन में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना, जो 2-4 जो भी पढ़ोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं आज आपको क्लास में करवाने जा रहा हूं, सबसे पहले मुझे ये बताइए केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब भी समझते हो? जब मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो मतलब मैं क्या पढ़ाऊंगा, कुछ आइडिया है? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि एल्केन्स दूसरे रिएजेंट्स के साथ, दूसरों के साथ किस तरह के रिएक्शंस एग्जिबिट करें। ऑर्गेनिक में 3 बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। तो आपको यह भी समझना होगा कि एल्केन्स किस टाइप के रिएक्शन एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उनको दूसरों के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे कि वो कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आज जो मैं आपको पहली केमिकल प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूं उसे हमें इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कि हो सकता है कि आज की पूरी क्लास उस पहली केमिकल प्रॉपर्टी में ही निकल जाए, सही है, द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। एनीवेज सबसे पहले हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इज, यस सर एक्चुअली मेरे नेम से किसी और ने भी एंटर कर रखा है तो प्लीज आप वो देख लीजिए। अनुभव, आई होप मैंने सही अनुभव को रिमूव करा है। यस सर, यस सर। ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा क्योंकि मेरे पास 2 अनुभव है ही। ओके ओके सर। थैंक्स फॉर टेलिंग दिस। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स को और मैं मीटिंग कर देता हूँ लॉक, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजेंस। आप ब्रैकेट में हैलोजिनेशन
लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजेंस, ब्रैकेट में हैलोजनेशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो सब लोग? बताओ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ हटा के बदले में कुछ और लगा देना। सब्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट, टू रिप्लेस समथिंग विद समथिंग एल्स। सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन, हैलोजन आपको मालूम है ना, हैलोजन्स 4 टाइप के होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। और जब भी आप किसी एल्केन को हैलोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो उसे हैलोजनेशन बोलते हैं। हैलोजनेशन को भी अलग अलग नाम दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से हैलोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको क्लोरीन से रिएक्शन करवाता हूं तो मैं उसे क्लोरीनेशन बोलूंगा, ब्रोमीन से करवाता हूं तो ब्रोमिनेशन बोलूंगा, आयोडीनेशन एंड सो ऑन। तो हैलोजनेशन एक जनरल नेम है, आप कौन से हैलोजन से करवा रहे हो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप वो वाला नाम दोगे। इस रिएक्शन में होगा क्या, उसके लिए पहले आप थ्योरी लिखिए। इसके अंदर थ्योरी लिखो, when alkanes are treated with halogens, when alkanes are treated with halogens, either in presence of UV light, or at about 590 to 600 Kelvin, or at about 590 to 600 Kelvin, then a mixture of halides is obtained. लिखा यहां तक? यस सर। अब समझिए, अभी नोट मत करना रिएक्शन, पहले आप जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद ही नोट करिएगा। अभी मैं हो सकता है कोई और भी थ्योरी लिखवाऊं, इसलिए रिएक्शन मत नोट करना। देखिए, किसी भी एल्केन को अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, देखो आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो, यहाँ पे मैं आपको क्लोरीन का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बट यू कैन इवन टेक ब्रोमीन और आयोडीन, सही है। सो मीथेन को अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं आइदर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट मतलब सनलाइट, या फिर अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो आप यही रिएक्शन 590 टू 600 केल्विन के आसपास कर सकते हैं। 590 टू 600 केल्विन के आसपास भी रिएक्शन हो जाएगा। और इस रिएक्शन में एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगी कि इस कार्बन पे से एक H हटेगा और H के बदले एक Cl वहां जाके लग जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको इसका एक डिटेल्ड मैकेनिज्म भी करवाऊंगा, लेकिन पहले शॉर्टकट समझिए। यहां से एक H हटेगा और H के बदले एक Cl लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस जो H निकलेगा वो दूसरे Cl के साथ HCl बना, ठीक है। तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन कि यहां से H हटा और हैलोजन लग गया, ठीक है। तो आपको मिला क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन। बट दिस रिएक्शन हैज अ ड्रॉबैक। इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है कि द रिएक्शन इज रेपिटेटिव इन नेचर। रेपिटेटिव इन नेचर का क्या मतलब है? देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो पहले स्टेप पर रुकते नहीं है, वो आगे भी रिएक्ट करते रहते हैं। अगर इस रिएक्शन में ये हैलोजन इज इन एक्सेस, अगर मान लीजिए आपने रिएक्शन में हैलोजन को स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी एक्सेस में ले लिया, अब एक्सेस में लेने का क्या मतलब है? वैसे तो एक्सेस का मतलब मालूम है, एक्सेस मतलब ज्यादा ले लिया, लेकिन एक्सेस का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? एक्सेस में लेने का मतलब है कि आपने इतना ज्यादा क्लोरीन ले लिया कि पहला स्टेप होने के बाद भी क्लोरीन बचा रह गया अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर, अभी क्लोरीन खत्म नहीं हुआ। तो वो जो बची हुई क्लोरीन होती है ना, वो बची हुई क्लोरीन इस बनने वाले प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगी। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना CH3Cl, दिस CH3Cl विल अगेन रिएक्ट विद द रिमेनिंग क्लोरीन, और अब एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक और Cl लग जाएगा, तो आपको CH2Cl2 बन जाएगा प्लस HCl, एक और HCl निकलेगा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो गया, एक Cl लग गया और वो जो H निकलेगा और दूसरे Cl के साथ HCl बना। और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक क्लोरीन बची हुई है। मान लीजिए अब भी क्लोरीन बची है तो वो इस बनने वाले प्रोडक्ट के साथ फिर रिएक्ट करेगी,
और तब तक करती रहेगी जब तक एक एक करके इसके सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। तो आप देखिए ये CH2Cl2 will again react with remaining chlorine और एक H और हटेगा और एक Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl और इवन ये CHCl3 भी फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। CHCl3 will again react with the remaining chlorine और वो आखिरी हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। अब तो रिएक्शन को रुकना ही पड़ेगा। अब अगर क्लोरीन बची भी हुई है तो भी वो फर्दर कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक एक करके आपने सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूट होने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। तो रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि रिएक्शन या तो तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक करके सारे हाइड्रोजन नहीं खत्म हो जाते, या तब तक चलता रहेगा जब तक पहले क्लोरीन नहीं खत्म होता। ठीक है, तो रिएक्शन की रेपिटेटिव नेचर है, और रेपिटेटिव नेचर से ड्रॉबैक क्या होता है ये याद रखिएगा। रिपिटेटिव नेचर से ड्रॉबैक ये होता है कि अगर ये पहले स्टेज पे ही रुक जाता तो आपको अकेला ये प्रोडक्ट मिलता, लेकिन इसके रिपीट होने से अब आपको थोड़ा सा ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, एक ही बीकर के अंदर मल्टीपल हैलाइड्स मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जहां पे आपको एक के बदले चार चार चीजें मिल जाएं, ऐसा मिक्सचर हमारे किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि पर यूनिट प्रोडक्ट यील्ड बहुत कम हो जाती है और हमें एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उन्हें सेपरेट भी करना पड़ता है। अब ये चारों मिल तो गए, लेकिन चारों थोड़े थोड़े मिलेंगे और सबको सेपरेट भी करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा। इससे तो बेटर था एक ही मिलता, अकेला मिलता, ज्यादा भी होता और प्योर भी होता। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स देने वाला कोई भी रिएक्शन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सुटेबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड हैलोजनेशन। अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, आज की पूरी क्लास इसी में जाने वाली है। हैलोजनेशन में क्या होता है एक बार फिर से सुनिए। जब भी आप किसी एल्केन को किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करवाएंगे, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और एट अबाउट 590 to 600 केल्विन, तो एक हाइड्रोजन हटके पहले एक हैलोजन लगेगा। पहले तो आपको मोनोक्लोरो कंपाउंड मिलेगा, लेकिन फिर एक्सेस ऑफ क्लोरीन की वजह से डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। समझ रहे हैं? इस केस में अगर मैं इन चारों प्रोडक्ट्स के नाम बताऊं, IUPAC नेम होंगे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम होंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 is commonly called chloroform and carbon tetrachloride, ये तो आपको मालूम होगा। एनीवेज कॉमन नेम अभी आपको याद नहीं रखनी है। ये रिएक्शन याद रखिएगा कि ये रिएक्शन 4 स्टेप्स में जाके फिर रुकता है। ये मैं अभी और भी बहुत कुछ लिखाऊंगा इसके बारे में, पहले आप ये नहीं। नोट करें, कर लिया सबने? करा? जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है नोट करते ही मुझे बताइए। Yes, sir. Noted. ओके, लक्ष्य, जय, इशिता, अनुष्का, आस्था, सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, लिखो इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखिए। द अबव रिएक्शन has a repetitive nature. The above reaction has a repetitive nature since
if the halogen is taken in excess, if the halogen is taken in excess, then it will keep on reacting. It will keep on reacting with the product. It will keep on reacting with the product to successively substitute all the hydrogen atoms one by one. Successively substitute all the hydrogen atoms one by one. यहां तक लिखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये रिएक्शन रिपीट क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने हैलोजन एक्सेस में ले लिया था, वो बचा हुआ हैलोजन बार बार बनने वाले प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करता जाता है, जिसकी वजह से हमें एक के बदले चार चार चीजें मिल जाती हैं, मिक्सचर मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हम इस रिएक्शन को रिपीट नहीं होने देना चाहते, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन पहली स्टेज पे ही रुक जाए, आगे की सक्सेसिव स्टेजेस आकर ना करें, तो व्हाट प्रिकॉशन हैज टू बी टेकन? हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि रिएक्शन रिपीट ना हो, पहली स्टेज पे ही रुक जाए? कोई बता सकता है? सर हेलोजन लेवल। अंशुल आप बताइए। सर वी शुड टेक प्रॉपर एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Cl2। ओके, देखो मेरे को पता था आप सभी लोग यही एक ही आंसर बोलोगे कि क्लोरीन को एक्सेस में नहीं लेंगे, क्लोरीन के एक्सेस में लेने की वजह से हो रहा है ये रिएक्शन, ठीक है? सो आप सब लोग यही बोलेंगे कि क्लोरीन को एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। आप बोल तो सही रहे हैं, लेकिन हम इसी चीज को इनडायरेक्टली एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। बोलिए। नहीं, एक ही एच नहीं मतलब या तो CH कोई एल्केन थोड़ी ना होता है, एल्केन तो CH4 ही होता है ना, आप एक H कैसे ले सकते? देखो ध्यान से सुनिए, इसी बात को एक इनडायरेक्ट तरीके से और सही तरीके से बोलने का एक लॉजिक ये है, आप ये बोलेंगे कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन एट फर्स्ट स्टेज ओनली द एल्केन शुड बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस। आप ये मत बोलो कि क्लोरीन हम कम लेंगे, आप ये बोलो कि एल्केन हैज टू बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस। एल्केन को इतना ज्यादा लेकर चलिए कि पहले रिएक्ट करते करते क्लोरीन खत्म हो जाए, मीथेन ना खत्म हो। अगर क्लोरीन खत्म हो गया, मीथेन बचा रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मीथेन खत्म हो गया, क्लोरीन बचा रह गया तो प्रॉब्लम। क्लोरीन बचा रह जाएगा तो बनने वाला क्लोरीन बार बार बनने वाले प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो एक बेटर वे, ऑर्गेनिक को ना एक थोड़ा सा एक सही तरीके से डिफाइन करा जाता है हर पॉइंट पे। तो आप कभी भी इस टाइप के और भी रिएक्शंस आप पढ़ोगे, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि इसको एक्सेस में नहीं लेना, आप ये बोलोगे दूसरे वाले को एक्सेस में, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन एट फर्स्ट स्टेज ओनली द मीथेन शुड बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस, द एल्केन शुड बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस। तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिए इसके नीचे, in order to stop the reaction, in order to stop the reaction at first stage only, in order to stop the reaction at first stage only, the alkane should be taken in very large excess. The alkane should be taken in very large excess. Alkane should be taken in very large excess. ओके, अब देखो, पहले सब लोग मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक का रिएक्शन समझ में आया? जो बात मैंने अब तक बताई वो सब समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? स्पेशली द रिएक्शन, क्या इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है, या सब क्लियर है? बताओ सब लोग, जल्दी बताओ। एक्सक्यूज मी सर। यस अनुष्का। सर लास्ट वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आई। लास्ट वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आई? देखो एक बार फिर, आपने इससे पहले की सारी बात सुनी मेरी? मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्लोरीन एक्सेस में होगा
तो एक्सेस में होने की वजह से एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो बचा रह जाएगा, और वो जो रिमेनिंग क्लोरीन होती है वो बनने वाले प्रोडक्ट के साथ फिर रिएक्ट कर जाती है, इसके साथ फिर से क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगी, एक H और हटाएगा, एक Cl और लग जाएगा, तो रिएक्शन रिपीटेटिव हो रहा है क्लोरीन के एक्सेस में होने की वजह से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन रिपीट ना हो, पहली स्टेज पे ही रुक जाए, तो हम क्या करें? तो आप ये बोलिए कि मीथेन शुड बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस। आप खुद सोचो अनुष्का कि अगर हम मीथेन को बहुत ज्यादा ले लें, रिलेटेड टू क्लोरीन मीथेन ज्यादा हो जाए, तो फिर ये क्लोरीन मीथेन के साथ ही रिएक्ट करता रहेगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तब भी मीथेन तो बचा ही रह जाएगा। ठीक है, मीथेन के बचने से रिएक्शन रिपीटेटिव नहीं होगा। अगर मीथेन पहले खत्म हो जाता, क्लोरीन बचा रह जाता, तो वो बचा हुआ क्लोरीन बनने वाले प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्ट करता। लेकिन आप चाहते हो कि रिपीटेटिव नेचर ना हो, तो क्लोरीन के कंपैरिजन में मीथेन हैज टू बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस, सो दैट पहली स्टेज पे ही आके रुक जाएगा, आगे के सक्सेसिव हैलोजनेशन होंगे ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन खत्म हो गया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि रेदर देन सेइंग कि हैलोजन को एक्सेस में ना लें, इट इज बेटर टू से कि एल्केन को एक्सेस में। बताओ अनुष्का, एंड टेल मी वेरी फ्रैंकली, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मना कर देना, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। एंड सर क्लोरीन तब भी एक्सेस में ही रहेगा, या क्लोरीन हम थोड़ा लिमिटेड लेंगे? देखो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। एक्सेस हमें कैसे पता चलेगा जो हम ले रहे हैं वो एक्सेस है या? कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हैलोजन लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी रिएक्शन इनिशिएट होगा। अगर आपने उससे कम ले लिया तो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोरीन को अगर आप कम ले लोगे ना, अगर आप सोचो कि क्या फर्क पड़ता है, क्लोरीन कम ले लेते हैं, हो सकता है क्लोरीन कम लेने से रिएक्शन इनिशिएट ही ना हो। क्लोरीन की एक सूटेबल अमाउंट, एक सब्सटेंशियल अमाउंट तो चाहिए होती है रिएक्शन को एक पुश देने के लिए। ठीक है, लेकिन कई बार वो अमाउंट ज्यादा हो जाती है और रिएक्शन रिपीटेटिव हो जाता है। तो रेदर देन सेइंग कि हम क्लोरीन को कम लेने की कोशिश करें, हम क्लोरीन तो लें ज्यादा, लेकिन मीथेन को उससे भी ज्यादा लें। मीथेन हैज टू बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस, सो दैट मीथेन क्लोरीन के साथ तब तक रिएक्ट करता रहेगा जब तक क्लोरीन खत्म नहीं हो जाता। एक बार क्लोरीन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन पहली स्टेज पे ही रुक जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, क्लोरीन तो लेना ही है ज्यादा, लेकिन क्लोरीन से भी ज्यादा मीथेन लेना है। मीथेन रिलेटेड टू क्लोरीन और भी ज्यादा होना चाहिए, दोनों में से कम कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी थोड़ी अमाउंट लोगे तो रिएक्शन पुश ही नहीं हो पाता, रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं हो पाता। एक सब्सटेंशियल अमाउंट तो चाहिए होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए होती है रिएक्शन को इनिशिएट करने। ओके, यस सर। फर्दर देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपको रिएक्शन समझ में आया कि नहीं है? देखो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि समझ में आना किसे कहते हैं। सही है, अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ समझाया ही नहीं एक्चुअली, अभी तो ना आपने सिर्फ रट लिया। देखो अगर मैंने आपको ये बोला कि यहां से H हट गया, Cl लग गया, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करा, तो आपने बस मेरी बात सुन ली। तो आप इसमें अभी कुछ समझा थोड़ी ना कि ये H कहां से कैसे हट गया, यहाँ पे तो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, वो बॉन्ड कैसे टूट गया, Cl यहाँ तक कैसे पहुंचा, यूवी लाइट ही क्यों ली, हर रिएक्शन में तो नहीं लेते यूवी लाइट। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे अराइज होते हैं। अभी आपने कुछ नहीं समझा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ रिएक्शन बता दिया और आपने मेरी बात सुन ली। ठीक है, रिएक्शन को समझना ऑर्गेनिक, कोई रिएक्शन समझ में तब आता है जब आप उसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं। मैकेनिज्म सुना है कभी आपने ये टर्म? हर रिएक्शन के पीछे एक मैकेनिज्म होता है कि कोई रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे, उसकी फाइन डिटेल्स में जाते हैं, छोटी छोटी डिटेल, हर एक बात को डीपली एनालाइज करते हैं। जब सारा इन डेप्थ समझ में आ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ अब आया रिएक्शन समझ में, पहले नहीं आया था। सही है, तो अभी तो मैंने समझाया ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ रिएक्शन दिखाया है। अब इस रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, जिसमें आपको यूवी लाइट का रोल भी समझ में आएगा, एक H कैसे निकला, उसकी जगह Cl कैसे लगा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी प्रोडक्ट्स की, बहुत कुछ है अभी इसमें समझने को। तो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 11th क्लास में सिर्फ 3-4 मैकेनिज्म ही मैं पूरे ऑर्गेनिक में आपको करवाऊंगा, मतलब हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको नहीं करवाया जाएगा, 3-4 रिएक्शन के मैकेनिज्म करवाए जाएंगे, और जिनके मैकेनिज्म करवाए जाएंगे ना, सही मायने में तो वही समझ में आएगा, बाकी तो सब आपको रटना ही है। ठीक है, लेकिन जो आपको भी समझने जैसा ही लगेगा, बिना मैकेनिज्म जो मैं करवाऊंगा ना, आपको वो भी लगेगा समझ में आ गया। जैसे मैं अभी इसे करवा के आगे बढ़ जाता, आपको ये भी समझ में ही आ रहा था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में समझ में आना उसे कहते हैं जिसका मैकेनिज्म कर दिया जाता है। 12th क्लास में ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको करवाया जाएगा, तो 12th में तो आप चीजों को डीपली समझोगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के मैकेनिज्म पढ़ने हैं, और इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है,
तो आप एक हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। देखो नीचे के 3 स्टेप्स मिटा रहा हूं, रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मिटा दिए। कोई भी रिएक्शन जो रिपीट होता है, एक स्टेप के बाद दूसरा भी होता है, दूसरे के बाद तीसरा भी होता है, किसी भी ऐसे रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअली सिर्फ पहले स्टेप का ही मैकेनिज्म आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो मैकेनिज्म इस पहले स्टेप पे हो रहा है, वही मैकेनिज्म बार बार हर स्टेप पे रिपीट होता है। तो बेसिकली हमें चारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहला स्टेप समझने की जरूरत है कि पहला कैसे हुआ। जैसे पहला हुआ वैसे ही दूसरा भी होगा, वैसे ही तीसरा भी होगा। तो हर स्टेप बार बार तो फिर सेम ही चीज बार बार रिपीट होगी। तो आपको सिर्फ पहला स्टेप समझना है कि ये कैसे हुआ, ये CH3Cl कैसे बना, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता, ठीक है। तो आपने जो हेडिंग डाली है ना, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, इसके नीचे लिखिए the above reaction follow a free radical substitution mechanism, free radical substitution mechanism. Above reaction follows a free radical substitution mechanism which involve three main steps, अब वो 3 मेन स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब आप कुछ नोट नहीं करिएगा, बोर्ड पे 3 स्टेप्स बताऊंगा, वो तीनों आप पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद तीनों एक साथ नोट करिएगा। अब आप सिर्फ मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन का जो नाम है ना, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होती हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। सुना है आपने कभी ये नाम? चेन इनिशिएशन मतलब प्रोसेस को स्टार्टिंग कैसे मिली, चेन प्रोपगेशन फिर वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा, चेन टर्मिनेशन लास्ट में वो रोका कैसे, ठीक है। हाउ डिड इट स्टार्टेड, हाउ डिड इट प्रोपगेटेड एंड हाउ अल्टीमेटली इट स्टॉप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, कुछ भी नोट नहीं करना है इन तक, पूरा हो जाने दीजिए। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये जो क्लोरीन है, क्या मैं क्लोरीन को ऐसे बना सकता हूं? आप सब लोग बताइए, क्लोरीन का मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे ना, इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप यूवी लाइट इंसिडेंट करते हो, अल्ट्रावायलेट लाइट, देखिए लाइट इंसिडेंट करने का मतलब है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। द लाइट कंटेन द पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स, और वो फोटोन में एनर्जी होती है E = h न्यू, हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। तो जब फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है ना, तो उस एनर्जी से ये वाला जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली टूट जाता है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, जितना ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसमें है उतनी इसमें भी है, तो ये बॉन्ड होमोलिटिकली नहीं टूटेगा, हेट्रोलिटिकली टूटेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, और ये बन जाएगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। आपको याद होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रेडिकल कार्बोकेटायंस एंड कार्बन आयंस। पॉजिटिवली चीज को, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन, और जिस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है, उसे हम रेडिकल बोलते हैं। याद है ना आपको ये? तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे या तो यूवी लाइट डालो या 590 to 600 केल्विन, जितने भी हैलोजेंस होती है ना, उनमें क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है,
वो आपको इंफ्रारेड में या विजिबल में नहीं मिलेगी, वो आपको यूवी में मिलेगी। तो यूवी लाइट के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक्स एक्स बॉन्ड को, हेलोजन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ सकती है। और अगर आपके पास यूवी लाइट नहीं है, मान लीजिए आप रात में कर रहे हो रिएक्शन, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आप 592 to 600 केल्विन पे भी कर सकते हो ये रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा और 2 Cl रेडिकल। अब आप सब लोग बताइए, रेडिकल स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल। 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 रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, हर रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। देखिए ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया ना। जब तक ये दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे तो दोनों का ऑक्टेट पूरा था, 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये अपना अपने साथ ले आया, वो अपना अपने साथ ले गया, तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से अनस्टेबल। और क्या अनस्टेबल चीज हाईली रिएक्टिव होती है या नॉन रिएक्टिव होती है? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, इसीलिए तो अनस्टेबल बोल रही है। अनस्टेबल का मतलब ये है जो दूसरों से रिएक्ट करती रहे। स्टेबल तो वो होता है जो खाली बैठा रहता है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, तो बोलते हैं स्टेबल है, बैठा हुआ है। सही है, तो ये याद रखिए ये हाईली अनस्टेबल है। ये याद रखना, अनस्टेबल चीज को जनरेट कर देना ही इनिशिएट कर देना होता है। इनिशिएशन का मतलब है कि आपको एक बार बस हल्का सा पुश देना है, उसके बाद रिएक्शन अपने आप ही आगे बढ़ता है। एक तो होता है कि आपको रिएक्शन को एंड तक एनर्जी देके करवाना पड़ रहा है, कुछ चीज तो ऐसी होती है कि हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ रही है, आखिरी तक हमने प्रोडक्ट को खुद बनवाया बार बार एनर्जी देके। और एक होता है इनिशिएशन की बस आपको एक बार पुश कर दिया, शुरू में कुछ एनर्जी दी, उसके बाद आपने बाद में एनर्जी नहीं दी, उसके बाद तो रिएक्शन अपने आप ही चलता है। तो ये कुछ ऐसा ही रिएक्शन। आपने बस इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक बार यूवी लाइट दिखाई, एक बार ये Cl रेडिकल टूट गए ना, अब आगे का रिएक्शन ये रेडिकल खुद ही कर लेंगे, क्योंकि ये खुद इतने रिएक्टिव हैं कि आगे ये रिएक्ट करते जाएंगे जब तक ये रिएक्टिव नहीं बन जाते, जब तक ये स्टेबल नहीं बनता। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो अब आगे के स्टेप्स में आपको यूवी लाइट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब रिएक्शन ऑटो मोड पे आ गया, अब रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, खुद ही चलेगा। सही है, सो देखिए एक बार ये Cl रेडिकल बन गया, अब इन 2 Cl रेडिकल में से कोई एक Cl रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन, देखो अब ये Cl रेडिकल मीथेन के पास जाएगा। मीथेन को मैं ऐसा लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, HCH3। ठीक है, मैंने आपको बताया था एल्केन भी नॉन पोलर ही होते हैं। ठीक है, तो इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड फिर होमोलिटिकली टूटे। देखो पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो आपने एनर्जी दी थी यूवी लाइट की फॉर्म में, वहां से वो टूटा। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी आपको, क्योंकि वो एनर्जी ये देगा। आपने अभी बताया ना मुझे Cl रेडिकल अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल चीज खुद ही हायर एनर्जी पे होती है। अनस्टेबल चीज मतलब हायर एनर्जी, तो इसके पास खुद ही इतनी एनर्जी है कि अपनी एनर्जी से ही इस बॉन्ड को तोड़ देगा। आपको आगे के बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं देनी। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, एक रेडिकल को स्टेबिलिटी तभी तो मिलेगी जब उसे एक और रेडिकल मिल जाए शेयर करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये Cl रेडिकल यहां से H रेडिकल को निकालने के लिए ये बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ेगा, यहां से H रेडिकल निकल गया तो इसके पास आ जाएगा और CH3 रेडिकल फ्री हो जाएगा। तो HCl प्लस CH3 रेडिकल, ये ना दो रेडिकल निकले होंगे, यहां से एक H रेडिकल निकला होगा और एक CH3 रेडिकल निकला होगा। H रेडिकल ने तो क्लोरीन रेडिकल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लिया, HCl बना लिया, और मिथाइल पे रेडिकल फ्री रह गया, तो मिथाइल रेडिकल। तो यहाँ पे आपने देखा क्लोरीन ने खुद को तो स्टेबल बना लिया, लेकिन बदले में कार्बन को अनस्टेबल कर दिया। अब ये कार्बन क्या करेगा, मिथाइल फर्दर इसी स्टेप में प्रोपगेशन में ही फर्दर क्या होगा, ये मिथाइल रेडिकल एक और नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा। देयर इज अनदर क्लोरीन। देखो क्लोरीन की बहुत सारी अमाउंट है हमारे पास भी, तो ये मत सोचना कि ये क्लोरीन तो हमने यूज कर लिया और कहां से आया। ये तो आपको रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि 1:1 के रेशियो में हो रहा है, लेकिन क्लोरीन की अमाउंट अवेलेबल है आपके पास भी कर। तो देखिए ये मिथाइल रेडिकल एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा, अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, और अब इस मिथाइल रेडिकल की प्रेजेंस में एक और नया क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर होमोलिटिकली टूटेगा। यहां से एक HCl रेडिकल निकल के इसके पास आ जाएगा, तो यहां से एक Cl रेडिकल निकल के इसके पास आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल फ्री हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया, और लास्ट में Cl रेडिकल भी बच गया। अब हम चाहते हैं कि चेन टर्मिनेट हो जाए, अब हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट बन गया, बस प्रोसेस अब यहाँ पर रुक जाए। तो टर्मिनेशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैं आपको 2 रेलेवेंट पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। देखिए वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट कि इस Cl रेडिकल को, ये जो अभी अभी नया Cl रेडिकल बना है,
चेन टर्मिनेशन देखो, चेन टर्मिनेशन, ये जो Cl रेडिकल बना है, ये Cl रेडिकल ऊपर बचे हुए Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। आपको याद होगा ऊपर 2 Cl रेडिकल बने थे, हमने एक को ही कैरी करा था फॉरवर्ड, एक हमने वहीं छोड़ दिया, तो वो ऊपर भी एक Cl रेडिकल छोड़ के आए हम, बीकर के अंदर अभी भी बचा हुआ था, और एक Cl रेडिकल यहाँ पे बना। अगर ये Cl रेडिकल इस Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होके अपना अपना रेडिकल शेयर करके Cl2 बना ले, तो जैसे ये Cl रेडिकल ऊपर वाले Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, तो सोचो, कैलकुलेट करो, क्या बीकर के अंदर से सारे रेडिकल खत्म हो गए या और कोई बचा रेडिकल फ्री? सोचो, सुन रहे हो ना सारी बात? तो सारे खत्म हो जाएंगे। शुरू से बताऊं, देखो यहाँ पे 2 Cl रेडिकल बने थे, काउंट करना, 2 बने थे, एक को हमने यहीं छोड़ दिया, अंडरलाइन वाले को यहीं छोड़ दिया। ये वाला जो है इसे हम लेकर गए मीथेन के पास, इसने मीथेन में से एक H रेडिकल निकाला और HCl बना लिया और मिथाइल रेडिकल फ्री हो। अब ये मिथाइल रेडिकल एक और नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास गया, उस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ के 2 रेडिकल बने होंगे, उसमें से एक रेडिकल मिथाइल के पास आ गया, CH3Cl बनाने के लिए Cl रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये Cl रेडिकल ऊपर बचे हुए अगर Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होकर Cl2 बना ले, तो बीकर में से सारे रेडिकल खत्म, और जैसे ही रेडिकल खत्म तो प्रोसेस रुक जाएगा। अब तब तक दोबारा स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप दोबारा यूवी लाइट नहीं दिखाओगे, क्योंकि रेडिकल चाहिए ना आगे रिएक्ट करने के लिए, लेकिन रेडिकल तो खत्म हो गए, तो अब आगे कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो हम कहेंगे चेन टर्मिनेट हो। तो टर्मिनेशन की एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है, लेकिन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ टर्मिनेशन, जिसके लिए आप पूरा मैकेनिज्म दोबारा से सुनो। देखिए, एक बार शुरू से सुनो सारी बात। सबसे पहले तो ये हुआ कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड पे जैसे ही आपने यूवी लाइट डाली तो वो होमोलिटिकली टूटा और 2 Cl रेडिकल में। फिर मैंने आपको बताया कि एक Cl रेडिकल हमने यहीं छोड़ दिया, एक Cl रेडिकल मीथेन के पास गया और इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, और यहां से जो H रेडिकल निकला वो तो Cl के साथ कंबाइन हो गया HCl बनाने के लिए, मिथाइल रेडिकल फ्री हो गया। यहां तक आई बात समझ? फिर मैंने क्या बताया था कि ये मिथाइल रेडिकल एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास गया, बट यहां पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मिथाइल रेडिकल किसी नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास ना जाता, ये मिथाइल रेडिकल यहीं पे ऊपर बचे हुए Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता। अगर ये मिथाइल रेडिकल ऊपर बचे हुए Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता, तो सोचो CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल के कंबाइन होते ही हमारा प्रोडक्ट मिल जाता, और क्या हम बोलते कि हैंड टू हैंड चेन टर्मिनेट भी हो जाती? बताओ, क्योंकि जैसे ही इसके साथ कंबाइन होता सारे रेडिकल खत्म हो जाते बीकर में से, तो प्रोपगेशन और टर्मिनेशन एक साथ एक ही स्टेप में अचीव हो जाते। समझ रहे हो आप इस चीज को? बट ये हमारे हाथ में नहीं होता कि ये मिथाइल इसके पास जाएगा, ये मिथाइल नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा। दिस इज जस्ट दीज आर जस्ट सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज। एक्चुअली बीकर के अंदर ना रिएक्टेंट रैपिड रैंडम मोशन में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कौन किससे टकरा जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? अगर मान लीजिए मिथाइल रेडिकल एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ टकरा गया तो पहले ये वाला स्टेप हो जाएगा, और अगर मिथाइल रेडिकल ऊपर बचे हुए क्लोरीन रेडिकल के साथ टकरा गया तो ये वाला हो जाएगा। तो हम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, टर्मिनेशन की और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट दीज आर द 2 रेलेवेंट पॉसिबिलिटीज। तो हर हैलोजेनेशन रिएक्शन इस तरह के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होता है। अब ये देखिए CH3Cl बन गया। अब अगर आप दोबारा से यूवी लाइट डाल दो तो ये Cl2 फिर स्प्लिट होगा, Cl रेडिकल में, वो Cl रेडिकल इसमें से फिर एक H रेडिकल निकाल के एक और Cl रेडिकल लगा देगा, और वो मल्टीपल आगे के प्रोडक्ट बनते जाएंगे। लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको सिर्फ पहला प्रोडक्ट कैसे बना वो समझना है। तो इसे नोट करने से पहले मुझे बताइए, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं? सर, होमोलिटिकल का मीनिंग क्या होता है? होमोलिटिक का मतलब होता है बॉन्ड का इस तरह से तोड़ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था ना शेयर करने के लिए, और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस भी ले गए, तो ये होमोलिटिक होता है। और अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आगे वाला क्लोरीन ले जाता तो वो हेट्रोलिटिक होता। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, बीच की इतनी सारी क्लासेस जो आपने अनुष्का मिस करी है, लगता है अभी तक आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, इसीलिए आपको ये डाउट है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। ऑर्गेनिक की सारी क्लासेस देख लीजिएगा। हाँ अनुभव सर, जो ये क्लोरीन है चेन ऑफ प्रोपगेशन में, जो सेकंड स्टेप में क्लोरीन रेडिकल फ्री आया है, अब ये दूसरे CH4 के साथ नहीं जा सकता?
हाँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन मैं तो आपको वही वाले स्टेप्स दिखाऊंगा ना जो हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना, मैं उसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, बट बीकर के अंदर और भी चीजें बनेंगी। ओके सर, यस। आप सब लोग इसे नोट करिए, और मैं बस 2 मिनट्स में आ रहा हूं, वेट करिएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट यहां तक? अभी और भी बहुत सारी चीजें समझ, स्टिल अ लॉट टू स्टडी अबाउट दिस रिएक्शन। ठीक है, यहां तक मिटा दूं? ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में हमने ये जो मैकेनिज्म मैंने स्पेसिफिकली बताया है, क्लोरीन को लेके बताया, लेकिन एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम क्लोरीनेशन ना कर रहे होते, हम ब्रोमिनेशन कर रहे होते या आयोडीनेशन कर रहे होते, तो भी क्या एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म होता, या दूसरे हैलोजन के साथ मैकेनिज्म में कोई चेंजेस आते? तो ये याद रखिएगा, चाहे आप कोई सा भी हैलोजन ले लो, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, with every halogen the reaction will follow the exactly similar mechanism, same mechanism follow होगा, बस जहां जहां क्लोरीन लिखा है वहां वहां ब्रोमीन या आयोडीन लिख देंगे, but there is a minor difference. मैकेनिज्म तो हर हैलोजन के साथ बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग, मतलब जो रिएक्ट करने की स्पीड है ना, वो अलग अलग हैलोजन की अलग अलग होगी।
कुछ हैलोजन इसी मैकेनिज्म को धीरे धीरे फॉलो करेंगे, कुछ हैलोजन इस मैकेनिज्म के थ्रू बहुत फास्टली अकर कर जाएंगे। देखो दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक तो होता है रिएक्ट करने का तरीका और एक होती है रिएक्ट करने की स्पीड। तो रिएक्ट करने का तरीका सबका एक जैसा है, लेकिन रिएक्ट करने की स्पीड सबकी अलग है, ठीक है? कुछ स्लोली रिएक्ट करेंगे, कुछ फास्टली रिएक्ट करेंगे। तो मैं उसके बारे में लिखवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, द अबव मैकेनिज्म remains same with all the halogens. The above mechanism remains same with all the halogens, but the reactivity of different halogens is different. But the reactivity of different halogens is different. Next line में लिखिए, it has been observed that the reactivity of halogens decrease with the increase in size of halogen due to the decrease in CX, ऐसे लिखिएगा C-X, मतलब C bond X, CX bond strength, that is के आगे ये ऑर्डर लिख लीजिए, F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2, मतलब इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई। रिएक्टिविटी डिक्रीज, ये ऑर्डर नोट करो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बोर्ड पे देखिए मैंने अभी ये तो क्लोरीनेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये लिखवाया अभी कि चाहे यहाँ पे ब्रोमीन ले लो या आयोडीन ले लो, मैकेनिज्म तो सबका सेम है, लेकिन जो रिएक्शन की स्पीड है ना, कितना फास्टली रिएक्शन जाता है, कितना धीरे धीरे रिएक्शन जाता है, वो अलग अलग हैलोजेंस के लिए अलग अलग होता है। ये देखा गया, फ्लोरीन बहुत फास्टली रिएक्ट करता है और आयोडीन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा हैलोजन फास्ट करता है, कौन सा धीरे करता है, और ये डिपेंड किस चीज पे करता है? तो ये याद रखो, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट चलेगा, ये बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। आप सब लोग ये तो मानते हैं ना कि कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जल्दी जाना चाहिए, अनस्टेबिलिटी की तरफ जल्दी नहीं जाना चाहिए। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टेंड्स टू बिकम स्टेबल। तो Yes, अगर sir. बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है, तो रिएक्टेंट जल्दी से उसकी तरफ जाना चाहेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही अनस्टेबल है, तो फिर रिएक्टेंट उसकी तरफ बहुत धीरे धीरे जाएगा। मानते हो भाई इस चीज को? ठीक है, सब लोग मानते हैं ना कि द प्रोडक्ट इज स्टेबल, तो वो जल्दी बनेगा। Yes, sir. अब अगर प्रोडक्ट स्टेबल होने पे जल्दी बनता है, तो ये पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं? देखिए, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आप नया बॉन्ड बना रहे हो अभी, वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? देखो, मैं एक जनरल रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं, CH4 प्लस X2, X कैन बी एनी हैलोजन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3X प्लस HX। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ के
कार्बन का हैलोजन से बॉन्ड बना रहे हो, आप CH बॉन्ड बना रहे हो ना, ये वाला बॉन्ड अभी अभी मैंने बनाया, तो हमें इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा। अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो ये जल्दी बनेगा, और अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये धीरे धीरे बनेगा। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगी? बॉन्ड की स्ट्रेंथ हैलोजन के साइज पर डिपेंड करेगी। हमेशा याद रखना, छोटी चीजें स्ट्रांग बॉन्ड बनाती हैं, बड़े एटम्स वीक बॉन्ड बनाती हैं। समझ, ये मालूम है आपको या नहीं मालूम? पहले तो मुझे ये बताइए, डू यू ऑल नो दैट छोटी चीजें स्ट्रांग बॉन्ड बनाती हैं, बड़ी चीजें वीक बॉन्ड बनाती हैं? अगर नहीं मालूम ना तो मना कर दो, ऐसी हाँ मत बोलो, बताओ। नो सर। No, sir. देखो, ये दो छोटे छोटे एटम, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जो बीच में बॉन्ड बनता है ना, उसकी लेंथ है ये। और ये बड़े बड़े एटम, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ। तो जब एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी ना, और एक बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, जैसे एक बड़ी स्टिक को तोड़ना आसान होता है और छोटी स्टिक को तोड़ना मुश्किल होता है। अगर मैं छोटी सी स्टिक दे दूं, उसे तोड़ने को तो बड़ी मुश्किल से टूटेगी, बड़ी स्टिक दे दूं तो आप आराम से तोड़ दोगे उसे। तो छोटा बॉन्ड हमेशा मुश्किल से टूटता है, बड़ा बॉन्ड धीरे जल्दी टूट जाता है। तो छोटा बॉन्ड तभी बनेगा ना जब एटम छोटे होंगे जो ओवरलैप करने आ रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो देखो, कार्बन तो सब में सेम ही रहने वाला है, सब जगह कार्बन तो सेम ही होगा, हैलोजन अलग अलग होगा, ठीक है। एक बार फ्लोरीन, एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन। तो कौन सा हैलोजन सबसे छोटा है साइज में? फ्लोरीन। तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, और क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा तो फ्लोरीनेशन फास्टेस्ट होगी, क्योंकि स्टेबल बॉन्ड जल्दी बनेगा। और जैसे जैसे हैलोजन का साइज बड़ा होता जाएगा, कार्बन हैलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी तो रिएक्शन की स्पीड भी स्लो होती चली जाएगी। फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट होगा और आयोडीनेशन बहुत स्लो होगा। बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सब लोग बताइए। आप एक बार ना ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो, मैंने क्या लिखवाया है, इससे ये जो ऑर्डर है ना, इससे ऊपर जो पैराग्राफ लिखवाया वो पढ़ो और बताओ उसमें लैंग्वेज पूरी समझ में आ रही है? आया? पक्का सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक लास्ट बात और सुन लो इस रिएक्शन के बारे में। ये जो हैलोजनेशन वाला रिएक्शन है ना, ये जनरली लैब में जब करा जाता है तो ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन के लिए ही करा जाता है। हम फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन इससे अवॉइड करते हैं। हम फ्लोरीनेशन या आयोडीनेशन जनरली अवॉइड करते हैं, प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते वो ध्यान से सुनिए। फ्लोरीनेशन मैंने आपको बताया बहुत फास्ट होगा, ठीक है, फ्लोरीनेशन इज टू फास्ट। और ये हमेशा याद रखना, जो रिएक्शन जितना फास्ट चलते हैं ना, वो उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। क्योंकि कोई चीज फास्ट क्यों जा रही है? फास्ट इसीलिए जा रही है ना क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, और स्टेबल चीज लोअर एनर्जी पे होती है। तो जब कोई चीज हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाती है तो एक्सेस एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट कि वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। इट में लीड टू एन एक्सप्लोजन इन द रिएक्शन। हो सकता है कई बार कि आप बीकर के अंदर रिएक्शन कर रहे हो तो बीकर के कंटेंट उछल के आपके फेस पे आ जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक नेचर। तो फ्लोरीनेशन एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। एंड आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, बहुत ही स्लो और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए हम आयोडीनेशन को भी अवॉइड करते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन करने तक के लिए तो ये सही है। अगर हमें मान लीजिए मिथाइल फ्लोराइड बनाना है या मिथाइल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए फिर हम दूसरे मेथड्स प्रेफर करेंगे। हम इस मेथड में फ्लोरीनेशन प्रेफर नहीं करते बिकॉज इट इज टू फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, और आयोडीनेशन इज वेरी स्लो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? बताइए, सब लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। लिखिए, एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए। द अबव
is very fast and explosive. Is very fast and explosive with fluorine. With fluorine, and extremely slow with iodine. Extremely slow and reversible. Extremely slow and reversible. Extremely slow and reversible with iodine. Therefore, we generally avoid fluorination and iodination. We generally avoid fluorination and iodination. देखो मैंने यहाँ पे एक, हाँ बोलो सर, अगर हमें लैब में रिएक्शन करनी भी है तो हम क्लोरीन कैसे लेंगे? क्लोरीन एज अ गैस तो हम ले ही नहीं सकते हैं लैब में। तो क्यों नहीं ले सकते? सर, क्लोरीन गैस के फॉर्म में कैसे रिएक्शन कर पाएंगे हम? क्लोरीन तो गैस ही होती है, क्लोरीन तो होती ही गैस है। Yes, मतलब sir, ले but- नहीं सकते मतलब क्या? मतलब मतलब वो गैस है, आप उसे पकड़ोगे कैसे, आप उसे होल्ड कैसे करोगे, कंटेन कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम है। यस सर। अरे तो क्या फिर तो किसी भी गैसियस चीज का हम रिएक्शन ही नहीं कर पाते होंगे अनुभव। देखिए गैसियस चीजों के रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं, बट होते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर चीजों को रिएक्ट करा जाता है। गैस जार्स होते हैं हमारे पास, वी हैव मेनी वेसल्स, गैस जार्स होती हैं, गैस कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम गैस भी ले लेते हैं और वो हमारा मीथेन भी ले लेंगे और बाहर से उसे हीट करेंगे क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, अंदर रिएक्शन होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। ठीक है, मतलब आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे हो कि गैस को पकड़ेंगे कैसे, आपको कुछ होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर गैस होगी। वहीं कुछ देखो बहुत सारे अलग अलग, आपने अभी तो सारे वेसल्स ही नहीं देखे, सारे कंटेनर सारे इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ देखे हैं लैब में? ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर गैस है, इंजेक्टिंग एक इनलेट होता है जिसमें वॉल्व लगा होता है कि अंदर तो जा सकती है कोई चीज लेकिन बाहर नहीं आएगी, वॉल्व बंद हो जाएगा बाहर आने पे, समझ रहे हैं? तो याद रखिए अंदर की गैस बाहर नहीं आएगी लेकिन आप बाहर से मीथेन अंदर डाल सकते हो। सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये थोड़ी है कि हम गैस को कैसे लेंगे तो हम रिएक्ट कैसे करेंगे। क्लोरीन इज अ गैस एंड वी कैन इजीली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सही है? यस सर। देखो मैं बस आपको एक लास्ट बात बता रहा हूं जो मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। मैंने आखिरी लाइन में आपको ये लिखवाया कि आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। आयोडीनेशन का एक और ड्रॉबैक होता है कि आयोडीनेशन स्लो तो होता है, रिवर्सिबल भी होता है। तो ये रिवर्सिबल क्यों होता है ये भी एक लंबी बात है, इसे मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आज आप लोग इतना, ठीक है? और आने से पहले थोड़ा रिवाइज करके आइएगा ताकि मैं अगली क्लास में आपको इसी टॉपिक को कंटिन्यू करवा सकूं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग Evening, sir. Good evening.